दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बचपन से ये गाना सुनने के बाद मेरे मन में ख्याल आता था कि क्या इस देश को इतनी आसानी से आजादी मिल गई? क्या गांधी ने सिर्फ एक नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए? क्या ये आजादी गांधी और नेहरू की दी गई है? दरअसल ये झूठ का वो चूरन है जिसे वामपंथी और नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमें घुट्टी में घोटकर बचपन से पिला दिया है। लेकिन अब जागने का समय आ गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस देश को आजादी गांधी नेहरू ने नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई थी। हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे नेता का बयान जिसकी महानता और सच्चाई पर किसी को कोई शक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका खुद मानना था कि भारत को आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की वजह से मिली। डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बड़ी बात 1955 में बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कही थी और ये इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। आप चाहें तो इसे खुद अंबेडकर की आवाज में सुन सकते हैं। इस इंटरव्यू में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, इसकी वजह से भी अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का फैसला लिया। अंग्रेज इस भरोसे में भारत पर हुकूमत कर रहे थे कि इस देश में राजनेता चाहे जो भी कर ले, फिर भी भारतीय सैनिकों की अंग्रेज सरकार के लिए वफादारी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेजों का यह भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि उन्हें तबाह करने के लिए भारतीय सैनिकों की एक पलटन बनाने के लिए उकसाया जा सकता है। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर का साफ साफ मानना था कि इस देश को आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है। दरअसल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तभी से सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि कांग्रेस को अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक बड़ा आजादी का आंदोलन शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अंग्रेज कमजोर है। लेकिन गांधी नेहरू ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। लेकिन जब नेताजी जर्मनी और जापान की मदद से भारत की आजादी के लिए काम करने लगे तो कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। सुभाष चंद्र बोस गांधी और नेहरू से भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। उस वक्त तक भारतीय जनता का मन गांधी की अहिंसा से ऊब चुका था। ऊपर से कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, इससे भी जनता निराश थी। गांधी के दिमाग में नेताजी किस कदर हावी थे, इसका वर्णन किया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में। हिंदी संस्करण के पेज नंबर 36 पर मौलाना जो लिखते हैं उसे नेहरू गांधी के हर चेले को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मौलाना ने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी और जापान की मदद से किए गए प्रचार का लोगों पर प्रभाव पड़ा। जापान ने भारत की आजादी का वादा किया था, इसलिए लोग उसकी तरफ खिसते चले गए। लोगों का मानना था कि जापान ने ब्रिटेन को कमजोर बना दिया है और भारत को उसका लाभ उठाना चाहिए। जहां तक गांधी जी की बात थी तो सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी चले जाने का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पहले बोस के कई काम गांधी जी को पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे उनके विचारों में परिवर्तन महसूस हो रहा था। गांधी जी की कई बातों से मुझे लगता था कि बोस ने हिंदुस्तान से निकल भागने में जिस साहस और कुशलता का प्रदर्शन किया है, उसके लिए उनके मन में प्रशंसा का भाव था। बोस के प्रति इसी प्रशंसा के भाव ने युद्ध के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला था। साबित हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती हुई लोकप्रियता थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे भी इस देश का सेकुलर गैंग आजाद को अपना आदर्श मानता है। आप खुद सोचिए कि 1933 के बाद से गांधी ने कोई आंदोलन नहीं किया था, लेकिन देश में सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में ऐसी आंधी चली कि गांधी को दिखाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा। सोचिए, जिस गांधी ने 3 साल पहले 1939 में नेताजी के आंदोलन करने की मांग का विरोध किया था, अब वो खुद आंदोलन का ऐलान कर रहे थे। गांधी जी ने पहली बार सार्वजनिक हड़तालों का समर्थन किया। साथ ही गांधी जी ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता आसानी से गिरफ्तार ना हो और जितना हो सके अपनी गिरफ्तारी का विरोध करें। उस दौर में अंग्रेज कांग्रेस के दिग्गज भी सुभाष चंद्र बोस से डरे हुए थे और इनमें सबसे आगे थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के चमचों, गुलामों और भक्तों को बुरा ना लगे, इसलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी और महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की किताब का सहारा लूंगा। लोहिया ने अपनी इस किताब भारत विभाजन के गुनहगार के पेज नंबर 30 पर लिखा है, 1942 में नेहरू बोस की सफलता से इतना जल गए थे कि वो विक्षिप्त यानी किसी पागल की तरह बर्ताव कर रहे थे। लोहिया लिखते हैं कि 1942 में नेहरू की विक्षिप्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। उन्होंने ये सार्वजनिक घोषणा करी कि जापान का मुकाबला करने के लिए लाखों गोरिल्ला तैयार किए जाएं। नेहरू की ये प्रतिक्रिया कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस के प्रति ईर्ष्या की भावना से प्रेरित थी। बोस धुरी राष्ट्रों यानी जर्मनी, जापान की तरफ चले गए थे। वो कम से कम ये दावा तो कर सकते थे कि वो भारत के लिए एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर रहे हैं, जबकि नेहरू की कलाबाजियों का परिणाम होता ब्रिटिश राज की सेवा करना। 1942 के इन भयानक महीनों में नेहरू ने न केवल जापानियों के पैरों से कुचले जाने के साथ साथ अपने पुराने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र बोस के हाथों परास्त होने के भय से अवश्य त्रस्त रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जापान, सुभाष चंद्र बोस और जनता के विरोध के डर से गांधी ने जल्दबाजी में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया। ऐसा आंदोलन जिसकी ना तो कोई प्लानिंग थी और ना ही कोई लक्ष्य था। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के हिंदी अनुवाद के पेज नंबर 67 पर लिखते हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दुश्मन जापान जब देश की सीमा पर खड़ा है तो उस समय अंग्रेज हमारे
हमारे इस आंदोलन को सहन करेंगे। लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज विरोध को सहन करेंगे। वो सोच रहे थे कि अंग्रेज अपने ढंग से आंदोलन को बढ़ाने देंगे। जब मैंने जोर देकर गांधी जी से पूछा कि बताइए आंदोलन का सही कार्यक्रम क्या होगा, तो इस बारे में उनका कोई स्पष्ट विचार नहीं था। जब मैंने कार्य समिति में अपने विचार रखे तो केवल जवाहरलाल ने ही मेरी बातों का समर्थन किया। मौलाना आजाद की बातों से साफ है कि वो और नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में यह तक लिखा है कि इस मुद्दे पर गांधी से उनके इतने ज्यादा मतभेद हो गए कि उन्होंने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने करो या मरो का नारा दे दिया। 8 और 9 अगस्त को रात में ही गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े और छोटे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। देश भर में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं बचा था। अंग्रेजों के इस एक्शन से गांधी हैरान परेशान थे। शायद पहली बार उन्हें अपने गिरफ्तार होने का दुख हुआ था। इस बात को लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 80 पर। मौलाना लिखते हैं कि सरोजनी नायडू हमारे डब्बे में आई और उन्होंने कहा कि गांधी जी हमसे मिलना चाहते हैं। जब हम उनके डब्बे में पहुंचे तो गांधी जी बेहद हताश लग रहे थे। मैंने कभी भी उन्हें इतना निराश नहीं देखा था। मैं समझ गया कि वो इतनी अचानक गिरफ्तारी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब चूंकि उनके अनुमान गलत निकले थे, इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे थे अब क्या करना चाहिए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उसके नेताओं को यह तक नहीं मालूम था कि अब आगे क्या करना है। जाहिर है आंदोलन एक अराजकता की ओर जा चुका था। कांग्रेस के चमचों को अब तक मेरी बात हजम नहीं हो रही होगी कि भारत छोड़ो आंदोलन एक असफल आंदोलन था। लिहाजा अब मैं एक ऐसी हस्ती का हवाला दूंगा जिसे 42 की बिजली कहा जाता है, भारत रत्न अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 9 नवंबर 1942 को मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराकर अंग्रेज सरकार को हिला दिया था। तब महज 33 साल की रही अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के 25 साल बाद उन्होंने अगस्त 1967 में हिंदुस्तान अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन असफल रहा था। हमारे नेताओं ने ये कल्पना नहीं की थी कि 8 अगस्त 1942 की रात में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो सभी जेलों में जा बैठे और बाहर हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। जिसकी समझ में जो आया उसने वो किया। हम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। मुझे कतई ये नहीं लगता कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से हमें आजादी मिली। तो सुना आपने 42 की बिजली। अरुणा आसफ अली ने भी माना कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से आजादी नहीं मिली। लेकिन फिर भी सेक्युलर और लेफ्ट लिबरल गैंग को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। इसलिए अब मैं देने जा रहा हूं एक ऐसी महान हस्ती का उदाहरण जिसकी सच्चाई और देशभक्ति पर हिंदुस्तान का कोई भी इंसान सवाल नहीं उठा सकता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने अज्ञातवास में रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब सारे बड़े नेता जेल में बंद थे तब जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर बाहर निकले थे। उन्होंने देश के अलग अलग कोनों में जाकर आंदोलन को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। इसी अज्ञातवास के दौरान जेपी ने जनवरी 1943 में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एक खुला पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के असफल होने के कारण गिनवाए थे। उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जेपी लिखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के नीचे जाने के 2 कारण हैं। पहला तो ये कि एक कुशल संगठन का अभाव है और दूसरा कारण ये कि राष्ट्रीय क्रांति के लिए एक पूर्ण कार्यक्रम की कमी है। अब सवाल आता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। पहले तो हमें अपने और जनता के मन से सभी निराशाओं को निकाल बाहर करना चाहिए और इसके बदले अपनी सफलताओं के लिए खुशी का माहौल पैदा करना चाहिए और भविष्य में सफलता की आशा करना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन बुरी तरह से फ्लॉप रहा, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों और कांग्रेस की सरकारों ने हमारे दिमाग में हमेशा यही भरने की कोशिश की है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही हमें आजादी मिली। आप खुद सोचिए कि किसी भी सफल आंदोलन और क्रांति का फल तत्काल मिलता है, ना कि उसका असर होने में 5 साल लग जाते हैं। हकीकत में ये आंदोलन कुचल दिया गया था। गांधी को 1944 में बीमारी की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी टूट चुके थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ अब कोई नया आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते थे और ये बात गांधी ने खुद 29 जून 1944 को पुणे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही थी। गांधी ने उस दिन कहा था, जहां तक नए आंदोलन की बात है तो मुझे जिस क्षण कैद किया गया था उसी क्षण मुझे कांग्रेस से मिले अधिकार नष्ट हो गए थे। आज मैं जेल से बाहर हूं तो ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ है। इस रिहाई के पीछे मेरी ताकत नहीं है, ना ही ये रिहाई आपकी वजह से हुई है। मैं वर्तमान समय में कोई भी आंदोलन शुरू नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। नेहरू जी अंग्रेजों से अब लड़ना नहीं चाहते थे। नेहरू गांधी के चेलों को मेरी बात अगर बुरी लग रही है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये बात खुद उनके आका जवाहरलाल नेहरू ने मानी थी। नेहरू के चेलों को जाने माने ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले की लिखी ये किताब भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम दिन पढ़ना चाहिए। लियोनार्ड मोस्ले को नेहरू ने 1960 में एक इंटरव्यू में माना था कि वो थक चुके हैं और बूढ़े हो गए हैं और अब वो जेल नहीं जाना चाहते थे। लियोनार्ड ने नेहरू के इस इंटरव्यू को पेज नंबर 246 पर छापा है। नेहरू ने इस इंटरव्यू में कहा था कि सच्ची बात ये थी कि हम लोग थक गए थे और बूढ़े भी हो चले थे। फिर जेल जाने की संभावना हम में से थोड़े लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे। अगर हम लोग अखंड भारत के लिए अड़े रहते तो स्पष्ट है कि जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे थे। देश के बंटवारे की योजना
ने हमारे सामने एक रास्ता रखा और हमने उसे अपना लिया। तो देखा आपने, गांधी थक चुके थे और नेहरू जेल जाने से डर रहे थे। लिहाजा नेताओं ने 1942 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ ना तो कोई आंदोलन किया और ऊपर से बंटवारे के लिए भी तैयार हो गए। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि भारत को गांधी और नेहरू ने आजादी दिलाई थी? एक तरफ जब नेहरू और गांधी अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कोहिमा, इंपाल और अंडमान निकोबार में भारत का झंडा लहरा रही थी। किस्मत नेताजी के साथ नहीं थी। जापान ने सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी नेताजी ने जो आजादी की मशाल जलाई थी वो बुझी नहीं थी। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जय हिंद, जय भारत। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। अब फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे। मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे। मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। सुभाष हमारा हावी है, गुलामी के तालों की चाबी है। कैसा खतरा बाकी है, खुदा भी हमारा साथी है। हम दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के जाएंगे और दिल्ली को सजाएंगे। फौजी बन के जाएंगे, दिल्ली को सजाएंगे। जालिम फिरंगी को हम ना वो निशा मिटाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। दादा परिचय का सौभाग्य मुझे नहीं हुआ था। आप लोगों का शायद आश्चर्य होगा, उनके जीवन का अंतिम समय में वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जान हिंद
हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, नाज जिससे हिंद को वो शान हिंद आ गए। जब अंग्रेज सरकार ने आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो नेताजी के लाखों दीवाने अंग्रेज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कराची, कानपुर समेत देश के हर इलाके में उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। कोलकाता में तो अंग्रेजों को स्थिति संभालने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेताजी की दीवानी आम जनता के आंदोलन का कांग्रेस ने रत्ती भर भी समर्थन नहीं किया। और इसका सबूत मिलता है मौलाना आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम में। मौलाना पेज नंबर 128 पर लिखते हैं कि कांग्रेस ने फैसला लिया था कि फिलहाल कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, देश को चुपचाप ये देखना चाहिए कि कांग्रेस क्या निर्देश देती है। कलकत्ता में कुछ प्रदर्शनों में हिंसा की घटनाएं हुई। दिल्ली में लोगों ने सरकारी भवनों में आग लगाने की कोशिश की और सरकारी संपत्ति नष्ट की। जब मैं वायसराय लॉर्ड वेवेल से मिला तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस के आश्वासन से मेल नहीं खाती हैं। उनकी बात मुझे उचित लगी। ठीक इसी समय केंद्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के आम चुनाव भी हो रहे थे। नतीजा वोटों के लालच और जनता के भयानक दबाव को देखते हुए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लेकिन अंदर खाने में कांग्रेसियों के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका सबूत मिलता है मशहूर वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की इस किताब आधुनिक भारत में। इसके मुताबिक चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों का इस्तेमाल कर रही थी। पेज नंबर 441 पर लिखा हुआ है, चुनावी भाषणों में आजाद हिंद फौज के कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग की जाती थी। अंग्रेज जल्दी ही समझ गए कि ये चुनावी पैतरे हैं। जहां तक आजाद हिंद फौज का संबंध था तो कहा जाता है कि अक्टूबर में आसफ अली ने एक व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि अगर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस आजाद हिंद फौज का मसला नहीं उठाती तो देश में उसका आधार कम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये निश्चित है कि वो भारतीय सेना से आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को निकाल देगी और संभवतः उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो सुना आपने, कांग्रेस के नेता आसफ अली लोगों को ये बताते फिर रहे थे कि कांग्रेस इसलिए आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों का केस लड़ रही है क्योंकि उसका अपना जनाधार खोने का डर है। वहीं वो ये भी कह रहे थे कि सत्ता में आने पर कांग्रेस दोबारा उन पर केस चलवाएगी। देश को आजादी मिलने के बाद भी नेहरू सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को भारतीय सेना में कभी शामिल नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें युद्धकालीन पेंशन भी नहीं दी गई। आजादी के लिए सालों तक हर जुल्मों सितम सहने वाली नेताजी की इस महान सेना को आजादी के बाद भी सम्मान नहीं मिला। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, मुसीबतें, कोई नहीं कह सकता है। जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो, कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे। इसलिए आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है और स्वराज्य के लिए तैयार है। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान आजाद। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। আমি না মানি বলয় আমি করি ধ্বংস, আমি শত্রু খাইলে সদা হন্য, আমি শৃঙ্খলা মানি না, মৃত্যু চিনি না, আমি চলে ওঠা শিখা নিভিতে জানি না তোমার দাসত্ব আমার রাজত্ব। ফুকে ফুকে মর ওহে বিশ্বাসঘাতক, আমারই আদালত, আমি বিচারক। হত্যা করি পাপি না মানি স্বর্গ মর্ত, আমি হত্যা করি পাপি না মানি স্বর্গ মর্ত। ফানুষ যুদ্ধে আমি এই নেশায় রণভূম, ফটে উচ্ছ্বাস জগদীশ্বরী মাতম। ভিন্ন আলেয়া পিশাচালয় যে ডরে সেই মরে এ আগুনের খেলায়, তাই রক্ত পিপাসু আমি, হিংস্র হয় না আমি কাল জয়ী মহাবীর। আমি ঘাতকেরই ভয় হবে শোষিতেরই জয়, করি আজন্ম লড়াই, আমি মুসাফির
করিয়া জন্ম লড়াই আমি মুসাফির ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड ऑकिनले ने जो सरकारी रिपोर्ट वायसराय वेवेल को भेजी थी, इस रिपोर्ट में ऑकिनले ने जो लिखा था उससे साफ हो जाता है कि अंग्रेज सरकार भारतीय सैनिकों से किस कदर डरी हुई थी। ये रिपोर्ट छपी है मेजर जनरल जीडी बख्शी की किताब बोस या गांधी किसने दिलाई भारत को आजादी में। इसके मुताबिक लॉर्ड ऑकिनले ने 24 नवंबर 1945 को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में लिखा था, आजाद हिंद फौज के कैदियों पर होने वाले ट्रायल भारतीय जनता के सभी वर्गों को गहराई से बागी बना रहा है। इसके अलावा इससे कांग्रेस को एक चुनावी नारा भी मिल गया है। मुझे और मेरे सलाहकारों को लगता है कि यह समय आजाद हिंद फौज के राष्ट्रवादी जज्बे को पहचानने और इसे स्वीकार करने का है। बहुत विचार करने के बाद मुझे लगता है कि आज भारतीय सैनिक भारत की आजादी के पक्ष में हैं। हमारी सेना की कई यूनिट पूरी तरह से भारत की आजादी का समर्थन कर रही हैं। यदि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को फांसी पर लटकाया गया तो इसका परिणाम काफी भयंकर होगा। ऐसे में मेरी राय है कि आगे उन पर कोई मुकदमा ना चलाया जाए। तो सुना आपने, भारतीय ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड ऑकिनले की भी बात से साबित हो जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने आजाद हिंद फौज के कैदियों को इसलिए फांसी नहीं दी क्योंकि उन्हें भारतीय सैनिकों और आम जनता की बगावत का डर था, जो शायद 1857 की क्रांति से भी ज्यादा खतरनाक होती। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ लॉर्ड ऑकिनले यही नहीं रुके, उन्होंने 3 महीने बाद 12 फरवरी 1946 को एक और रिपोर्ट तैयार की। इस बार ये रिपोर्ट उन्होंने अपने सारे आर्मी कमांडर्स को भेजी। इस रिपोर्ट में ऑकिनले ने साफ साफ कहा कि आजाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश सेना में कभी भी बगावत हो सकती है और अंग्रेजों का राजपाट जा सकता है। ऑकिनले ने लिखा था, ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत किस तरह से खौल रहा है और स्थिति कितनी अधिक विकट हो गई है। उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में ज्वालामुखी का लावा किस हद तक उबल रहा है। उन्हें ब्रिटिश नजरिए से नहीं बल्कि भारतीय नजरिए से चीजों को देखना चाहिए। हर भारतीय इस वक्त राष्ट्रवादी है। यदि भारतीय विद्रोह करते हैं तो उसे कुचलने के लिए हम लोग अपनी फौज के भारतीय सैनिकों पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सकते। स्थिति अब हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। सोचिए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सेना प्रमुख ये सारी बातें ऐसे ही नहीं कह रहा था। उसने जो कहा था वो महज 6 दिन बाद ही सच साबित हो गया। 18 फरवरी 1946 को मुंबई और कराची में भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया, जो ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इस विद्रोह की बड़ी वजह आजाद हिंद फौज के कैदियों पर चलाया जा रहा मुकदमा था। नौसैनिक विद्रोह के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल इतना डर गया कि उसने दिसंबर 1946 में ही यह प्लान बना लिया था कि अगर भारतीय सैनिक एक साथ विद्रोह कर देते हैं तो अंग्रेज भारत से कैसे सुरक्षित बाहर निकलेंगे। लॉर्ड वेवेल ने अपनी इस योजना को ऑपरेशन गोंडोला नाम दिया था, जिसके तहत अंग्रेज सैनिक, उनके परिवार, गैर सैनिक अधिकारियों और भारत में रहने वाले तमाम आम ब्रिटिश नागरिकों को भारत से सुरक्षित बाहर निकालने का प्लान बनाया गया था। यह पूरा प्लान क्या था, इसे दर्ज किया है ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने अपनी किताब भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम दिन में। पेज नंबर 51 पर लिखा हुआ है कि लॉर्ड वेवेल की नजर में सिर्फ एक ही रास्ता था कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत की टुकड़ों में वापसी। उसने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी जिसे एग्जिट प्लान कहा जा सकता है। इस योजना में बुनियादी तौर पर यह स्वीकार किया गया था कि अब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दिन खत्म हो गए हैं। इस योजना के मुताबिक जो अंग्रेज जहां था वहां से उसे पीछे हटते हुए कराची या मुंबई पहुंचना था, जहां से वो जहाज में बैठकर ब्रिटेन रवाना हो जाता। तो सुना आपने, भारतीय सेना से अंग्रेज इतना डर गए थे कि आजादी के 1 साल पहले से ही वो भागने का प्लान बनाने लगे थे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। अब तक जो तथ्य मैंने आपको बताए हैं, अब उनका विश्लेषण करते हैं। 1942 से 47 तक कांग्रेस ने आजादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। नेहरू गांधी सिर्फ अंग्रेजों से सौदेबाजी करते रहे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 से 45 तक अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते रहे। यहाँ तक कि उनके अदृश्य होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विद्रोह हुए, उसका भी मुख्य मुद्दा नेताजी की आजाद हिंद फौज ही था। यानी साफ है कि आजादी गांधी नेहरू ने नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई थी। फिर भी नेहरू गांधी के चेले चपाटों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो मैं अब आखिरी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बात करूंगा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली की। एटली की सरकार ने ही भारत को आजादी देने का फैसला किया था। जाहिर है प्रधानमंत्री एटली ने दुनिया का इतिहास बदलने वाला यह फैसला लेने से पहले हर मुद्दे पर गौर किया होगा। भारत को क्यों आजाद करना है इसका भी उन्होंने अध्ययन किया होगा। प्रधानमंत्री एटली ने खुद माना था कि उन्होंने भारत को आजाद करने का फैसला भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से नहीं लिया था, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और 1946 में मुंबई में हुए नौसैनिक विद्रोह की वजह से। एटली 1956 में कोलकाता में पूरे 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती के मेहमान थे। जस्टिस चक्रवर्ती ने एक पत्र में जो लिखा था वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने लिखा है, ब्रिटेन को किन वजहों से भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस विषय पर मेरी एटली से विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन अपनी धार खो रहा था। 1947 में कोई और बड़ी वजह भी दिखाई नहीं देती, तो फिर क्या कारण था कि एकाएक ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का फैसला कर लिया? जवाब में एटली ने कई कारण गिनाए, लेकिन उन सब में सबसे मुख्य कारण था भारतीय सेना और नौसैनिकों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष और अविश्वास। इस अविश्वास के भी बढ़ने का प्रमुख कारण सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज थी। मैंने एटली से चर्चा के अंत में पूछा कि भारत को आजाद करने के फैसले में गांधी जी का कितना प्रभाव रहा। इसे सुनने के बाद एटली ने ताना मारते हुए धीरे से कहा, बहुत कम। तो सुना आपने, खुद प्रधानमंत्री एटली ने माना था कि उन्होंने भारत को आजाद कराने का फैसला गांधी की वजह से नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से लिया था। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इतने सारे तथ्य होने के बाद भी वामपंथी और नेहरूवादी इतिहासकार अब तक हमारे बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं कि इस देश को आजादी गांधी नेहरू की बदौलत मिली थी, जबकि यह आजादी कभी नहीं मिलती अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज नहीं बनाते। कांग्रेस की सरकारों ने बेहद चालाकी के साथ 1946 में हुए नौसैनिक विद्रोह की कहानी को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि इस विद्रोह ने लंदन में बैठी सरकार को हिला दिया था। नौसैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने
रिपोर्ट दी थी कि भारतीय सैनिक बुरी तरह से भड़के हुए हैं और अब उन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान देने वाली बात है कि 1946 में भारत में महज 40,000 ब्रिटिश सैनिक ही मौजूद थे और इनमें से ज्यादातर अपने देश लौटना चाहते थे। वहीं इनकी तुलना में भारतीय सैनिकों की तादाद 20 लाख के आसपास थी। यानी अगर पूरी सेना में विद्रोह फैल जाता तो अंग्रेज सैनिक तिनकों की तरह हवा में बिखर जाते। यही वजह है कि लंदन की सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला किया। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ब्रिटिश हमें छोड़कर जरूर गए, लेकिन 1947 में ही क्यों? आजादी के वादे तो 1920 में भी किए गए थे, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो भारत में रुकना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे? 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिशों को कन्विंस किया कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशों का दोगलापन पता था, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जो ब्रिटिशों को धक्के मार बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान ने सरेंडर किया, INA की उन 11,000 सोल्जर्स को ब्रिटिशों ने प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे टॉर्चर किया। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान हर जगह ब्रिटिशर्स के लिए लड़ती थी। इंडियन सेलर्स को सेम रैंक के ब्रिटिश सेलर्स से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी, सड़ा हुआ खाना मिलता था। उन्हें सन्स ऑफ कूलीज, जंगली कहा जाता था। रेसिज्म सरेआम होता था। उन्हें इस बात पर गुस्सा, उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स को शिप से ही फेंक दिया। ये खबर कोलकाता, चेन्नई, कराची तक पहुंच गई और वहाँ के सेलर्स ने भी यही किया। INA के सारे सोल्जर्स को रिहा करने की मांग की। ब्रिटिश डर गए। नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई है उन्होंने हम पर ही गोली चलाई तो। और
और यही होने वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज करने कहा, पुलिस नहीं मानी। इंस्टेड उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। ब्रिटिश इस समंदर से जिन शिप्स के बलबूते पर भारत राज करने आए थे, वही नैया आज डूबने वाली थी। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिशर्स ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें आजादी देंगे, लेकिन क्या वो इस प्रॉमिस पर खरे उतरे? नहीं। वैसे ही दूसरे महायुद्ध के बाद भी वो अपने वादों से मुकर ब्रिटिशों के लिए हमारी आजादी बस एक लॉलीपॉप था, जिसके बदले 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़ी। लेकिन अब भारत जाग रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी और नेवल म्यूटिनी की वजह से ब्रिटिशों को भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें हमारे इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बातें हमसे क्यों छुपाई जाती है? क्योंकि रॉयल नेवी के हीरोज के साथ हमारे ही लीडर्स ने बाद में क्या किया, ये सुनकर सर शर्म से झुक जाता। नेवल अपराइजिंग में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उस जमाने की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टियों ने इन वीरों को कंडेम किया। जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें छोड़कर ब्रिटिशों को सपोर्ट किया और नेवी के वीरों को सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया। प्रॉमिस किया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन लोगों पर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, महीनों के लिए जेल में रखा गया। एक साल बाद जब भारत आजाद हुआ, तब क्या उन्हें उनकी नौकरी वापस मिली? नहीं। क्या उन्हें जेल से छोड़ा गया? डेटा अवेलेबल नहीं। सोचिए, अगर इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। ये बात रॉयल नेवी के लोगों को समझ गई थी, लेकिन जिन पॉलिटिशियंस को हमने अपना कहा, उन्हें ये बात नहीं समझी। इसी वजह से ये इतिहास हमारे इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब। उनके नाम उन्हीं जेल की दीवारों में कैद है जहां उन्होंने आजादी के सपने देखे। अगर रॉयल इंडियन नेवी उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखाती तो इन बेनाम हीरोज को हमें थैंक यू कहने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिशों को समझ आ गया था कि उनके पास भारत में ज्यादा टाइम नहीं तो पता नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने एक देश के 2 देश बनाए, वैसे और कितने टुकड़े हो जाए। अंग्रेजों ने देश की सत्ता उन लोगों के हवाले करी जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शाम को चाय पानी पिया करते थे। जैसे हमारे पंडित जी और गांधी ग्रुप जो सुभाष बोस के खिलाफ में था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। मजबूरी थी तो भारत छोड़ो आंदोलन को करना पड़ा, क्योंकि सुभाष बोस एक्टिव हो गया था। पंडित जी ने बाद में इंटरव्यू में कहा भी था कि हम लोग बुजुर्ग हो रहे थे, अगर हम पावर नहीं लेते तो हमें पावर कभी नहीं मिलती। नेताजी का एक ही मिशन था, भारत को आजाद करवाना। वो पॉलिटिशियन नहीं थे अच्छे। 46 में जब आजाद हिंद फौज की ट्रायल शुरू हुए तो कांग्रेस को जबरदस्ती सपोर्ट करना पड़ा सुभाष बोस का, जिसको खिलाफ थे, क्योंकि पूरे देश में सुभाष बोस को लेकर बहुत सपोर्ट सिस्टम था। उस टाइम पे लोग सड़कों पे निकल आए। जब पंडित जी पावर में आए तो वो ये नहीं बोल सकते थे कि नेताजी की वजह से हम लोग पावर में आए। तब इन्होंने ये फिक्शन शुरू हुआ है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। गांधी जी की मूर्तियां लगनी शुरू हुई। ये फिक्शन फ्लोट करने के 2 कारण थे। पहला कारण था कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं कि साहब हम लोगों ने ऐसा काम किया। दूसरा ये कि हमारे मित्र ब्रिटिश को यहाँ से ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए, साहब लोग आराम से निकल जाए, 200 साल तक हमारा खून चूसा, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे। एक झटके में आपने उनका पूरा वॉर क्राइम्स व्हाइट वॉश किया, क्लीन चिट दी और उनको तरीके से निकाल दिया। शायद आप लोगों को नहीं पता कि एटनबरो की गांधी भारत सरकार का प्रोपेगेंडा फिल्म है। भारत सरकार ने फंडिंग की थी उसकी, अंग्रेजों ने भी प्रमोट किया, क्योंकि उनका इमेज अच्छा होगा कि साहब हम लोग तो भारत में गए थे लेकिन हम लोग प्यार मोहब्बत से निकला। 3 घंटे की फिल्म में सुभाष बोस 1 सेकंड के लिए नहीं, गांधी जी की पूरी लाइफ दिखा रहे हैं। आप उस आदमी का नाम नहीं ले रहे जिसने गांधी जी को पॉलिटिकल डिफीट दी थी। गांधी का रवैया उसके बारे में इतना नेगेटिव था कि इवन गांधी जी के सपोर्टर ने पब्लिकली कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अंग्रेज नहीं मारते थे, अंग्रेज साहब हुक्म देता था। मारने पीटने वाले सारे हिंदुस्तानी थे, पुलिस इंटेलिजेंस आर्मी में। गांधी ग्रुप वॉर क्राइम्स की बात नहीं करता। पंडित जी ने जलियांवाला बाग में जिन लोगों ने गोलियां मारी है उनको पेंशनें दी, जितने पुलिस वालों ने इंटेलिजेंस के लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया, वो सारे के सारे आजाद भारत में बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाके बैठे। कोई और देश होता उनको गोली मार जाए लाल किले में, पंडित जी ने तो उनको गद्दी बिठा दी। पूरा सिस्टम अंग्रेजों का चला एज इट इज, जो पहले चल रहा। करते 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 गांधी इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। बड़े अच्छे लोग हैं अंग्रेज, तो गांधी जी धरने बैठ के प्यार से बोला चले गए। 70-80 सालों में गांधी ब्रांड के ऊपर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सिस्टम गांधी भक्ति करता है, बिल्कुल, बिकॉज वो लोग वही है ना, वही गांधी ग्रुप ब्यूरोक्रेट्स, वही गांधी ग्रुप बाबू। लाखों लोग मर गए थे 47 में, 48 में कोई उनकी बात करने को राजी नहीं था। सबके दिमाग में एक ही एजेंडा है कि मुझे अपने बच्चों को सेटल करना है अमेरिका में। सेकंड वर्ल्ड वॉर को अभी भी अमेरिकन ब्रिटिश हिसाब से देखते हैं। लाखों लोग मरे हैं होलोकॉस्ट में, मुझे भी चिंता है, लेकिन भारतीयों होने का चिंता पहले उन लाखों भारतीयों की है जो यहाँ मारे गए थे। गवर्नमेंट एडमिट कर ले, अंग्रेजों की पूरी मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी भारतीय सेना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका एम्पायर चल रहा था। सुभाष बोस की वजह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक राष्ट्रीय फीलिंग आनी शुरू हो। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश छोड़ के गए। जो बवाल मचेगा ना पूरे देश में, साहब आजादी मिली सुभाष बोस की वजह से। खीर खाने के लिए गांधी ग्रुप आ गए, पंडित जी पावर में बैठ गए, पूरा झूठ इन्होंने समझाया। तब जनता डिमांड करेगी कि झूठ, गांधी ग्रुप को हटाओ, सुभाष बोस आपका फादर ऑफ नेशन था, उसने आपको आजाद कराया। ये तो बेकार की बात है कि हिंसा से अंग्रेज। इतने बाजू इतने सर, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, जी
जाओ, जी जान से आओ आ जाओ, जी जान से जग पे छा जाओ, जी जान से धनवान कुछ ना समझे, हम निर्धनों की बोली जनता के पास पहुंची, घबरा के अपनी टोली। जब जनता ये साथ है तो मैदान अपने हाथ है, हमने सदा लगाई जी जान से जनता मदद को आई, जी जान से आज जीत लो ये लड़ाई, जी जान से इतने बाजू इतने सर, हिले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, इतने बाजू इतने सर,